हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर का गैसियस स्टेट गैसीय अवस्था का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। गैसियस स्टेट जो कि सेकंड यूनिट है उसका थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले दो पार्ट्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, और वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, आदर्श गैस क्या होती है, वास्तविक गैस क्या होती है, आदर्श गैस वास्तविक गैस किस प्रकार से भिन्न व्यवहार दर्शाती हैं, और वास्तविक गैस है आदर्श व्यवहार से किस प्रकार का विचलन या डेविएशन शो करती है और उसका क्या कारण है। और उस कारण को ध्यान में रखते हुए उस आदर्श गैस समीकरण में वंडरवॉल ने किस प्रकार से संशोधन करके वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट दी थी, उसकी व्युत्पत्ति तक हमने डिस्कस किया था। अब उस वंडरवॉल इक्वेशन से हम वास्तविक गैसों के व्यवहार को किस प्रकार से समझा सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। After making correction in volume and pressure, ideal gas equation becomes दाब और आयतन में संशोधन करने के बाद जो आदर्श गैस समीकरण है वो इस रूप में प्राप्त होती है। ये है एक मोल गैस के लिए P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. But for n moles of gas, this van der Waals equation of state is P plus A n square upon V square into V minus NB is equal to nRT. अब इस वंडरवॉल इक्वेशन से हम वास्तविक गैसों के व्यवहार को किस प्रकार से शो कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि हम पी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आइडियल गैस के लिए इस तरह की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर एक्सिस के अलोंग प्राप्त होनी चाहिए, परंतु वास्तव में जो वास्तविक गैसें हैं वो इस प्रकार का व्यवहार दर्शाती हैं। पहले ग्राफ इसमें नीचे की तरफ जाता है और फिर हाई प्रेशर पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और हाइड्रोजन और हीलियम इसमें अपवाद होते हैं, उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो उस व्यवहार को हम इस वंडरवॉल इक्वेशन से किस प्रकार से समझ सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक मोल गैस के लिए वंडरवॉल समीकरण ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करके इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस रूप में समीकरण प्राप्त होती है। अब इसमें ए और बी वंडरवॉल कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज जो है बहुत लो होती है। तो ए बी क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो है वो बहुत स्मॉल है, तो ए इंटू बी वैल्यू भी स्मॉल होगी, तो ए बी अपॉन वी स्क्वायर को हम नॉर्मल कंडीशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उनको नेग्लेक्ट करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगी वंडरवॉल समीकरण से वो इस रूप में प्राप्त होगी, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। अब हम जानते हैं कि एक मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी आई वी आई इज इक्वल टू आर टी। पी आई क्या है, प्रेशर अंडर आइडियल कंडीशन, वी आई क्या है, वॉल्यूम अंडर आइडियल कंडीशन, आदर्श परिस्थितियों में दाब और आयतन का मान है। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करने पर पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू पी आई वी आई, ये समीकरण हम प्राप्त करते हैं। अब हम केस 1 लेते हैं, एट लो प्रेशर वैल्यूज। अब लो प्रेशर वैल्यूज यानी कि जब दाब का मान कम है तो P हम कह ही रहे हैं प्रेशर कम है, B वंडरवॉल कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू बहुत कम होती है, तो PB का मान जो है वो अत्यधिक कम होगा। तो हम इस PB को जो है वो इस समीकरण संख्या 3 में नजरअंदाज कर सकते हैं। तो PB को नजरअंदाज करने पर, नेग्लेक्ट करने पर जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये होगी, PB प्लस ए अपॉन वी, इसको हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया तो प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू पी आई वी आई, या इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू पी आई वी आई माइनस ए अपॉन वी, यानी कि पी वी का मान जितना आइडियल कंडीशन में होना चाहिए उससे कम होगा, और कितना होगा, ए अपॉन वी के बराबर कम होगा। तो इसीलिए जब लो प्रेशर वैल्यूज पर, अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि लो प्रेशर वैल्यूज पर जो आदर्श गैस के लिए जितना मान होना चाहिए उससे कम होता है, ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये नीचे की तरफ ग्राफ क्यों जा रहा है लो प्रेशर वैल्यूज पर, हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। So from this expression it is clear that PV values of real gases are always less than PV values of ideal gas by factor A upon V.
और A अपॉन V का मान जो है प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है, तो A अपॉन V का मान जो है शुरू में बढ़ता जाएगा, तो घटने वाली वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ जो है शुरू में इधर नीचे की तरफ इस तरफ जाता है। अब व्हेन प्रेशर इज हाई, अब जब प्रेशर हाई है तो हम अब क्योंकि P का मान अधिक है तो PB को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर A अपॉन V को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। A अपॉन V जो फैक्टर है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, और इस केस में क्या होगा, A अपॉन V को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो PV माइनस PB इज इक्वल टू PIVI, और इसलिए PV का मान जो है वो PIVI प्लस PB, यानी कि PV का मान जितना आदर्श गैस के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, PB के बराबर ज्यादा होगा, और PB में B तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे P का मान बढ़ेगा PB का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें देखिए जब हाई प्रेशर है तो ये ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि PB की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, तो ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो लो प्रेशर पर जितना आदर्श गैस के लिए होना चाहिए उससे कम होता है, हाई प्रेशर पर जितना आदर्श गैस के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। अब हम थर्ड केस लेते हैं, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर वैल्यूज, जब दाब का मान बहुत ही कम है। तो जब दाब का मान बहुत कम है तो वॉल्यूम का मान बहुत ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम का मान बहुत ज्यादा होगा तो हम PB को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, A अपॉन V स्क्वायर और A अपॉन V को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए ये जो समीकरण संख्या 3 जो पिछली थी वो हो जाएगी PV इज इक्वल टू PIVI, यानी कि इस केस में जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करने लगती है। कब, जबकि प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली लो है। अब फोर्थ केस हम लेते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब ताप का मान अत्यधिक है। तो जब ताप का मान अत्यधिक है तो आयतन जो गैस घेरेगी, द वैल्यू ऑफ V, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वो भी मान बहुत ज्यादा होगा। तो जब वो मान बहुत ज्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, हेंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल B इज नेग्लेक्टेड। जो आयतन का मान बहुत ज्यादा है तो इस आयतन की अपेक्षा B जो वो आयतन है जो कि गैस के अणु घेर रहे हैं, इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, और इसलिए हम PB को भी यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ताप का मान बहुत अधिक है, आयतन अधिक है, गैस के अणुओं के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो गैस के बीच के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है, यानी कि उनके बीच में आकर्षण बलों का मान जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और आकर्षण बलों का मान कम है तो ये जो A अपॉन V स्क्वायर टर्म जो कि हम अणुओं में आकर्षण बलों के कारण से इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी नजरअंदाज हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू PIVI, यानी कि इस केस में भी जो PV का मान है वास्तविक गैस के लिए वो उतना ही होगा जितना कि आदर्श गैस के लिए होगा। तो यानी कि इस कंडीशन में भी अत्यधिक उच्च ताप पर भी जो गैस है वो आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करने लगती है, और उसमें बताया भी था कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जाता, और आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता होता एक ताप ऐसा आता है जिस पर कि वो गैस आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करने लगती है, और उसको हम क्या कहते हैं, बॉयल ताप या बॉयल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। तो इस तरह से हम वंडरवॉल समीकरण की सहायता से जो वास्तविक गैसों का व्यवहार है उसमें ग्राफ PV और P के बीच में पहले नीचे की तरफ क्यों आता है और फिर ऊपर की तरफ क्यों आता है वो समझा सकते हैं। अब इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जैसा बताया था उसमें PV और P के बीच में ग्राफ जो है वो इस तरह का ना होकर के क्या होता है, लगातार ऊपर की तरफ ही जाता है। अब इसका कारण क्या है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है
वो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे सदस्य हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इनके जो मासेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, दे आर वेरी स्मॉल। तो इस कारण से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो उन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्मॉल होगा। तो इसलिए इस केस में चाहे प्रेशर लो है चाहे प्रेशर हाई है, हम A अपॉन वी या A अपॉन वी स्क्वायर को नजरअंदाज कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगी पी वी इज इक्वल टू पी आई वी आई प्लस पी बी, यानी कि इस केस में पी वी का मान जितना आदर्श गैस के लिए होना चाहिए उससे सदैव ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? पी बी के बराबर ज्यादा होगा। और पी बी का मान लगातार प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ ही जाता है, उसमें डिप नहीं आता है, नीचे की तरफ ये ग्राफ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इनके मासेस कम होने के कारण इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस या आकर्षण बलों का मान सदैव नगण्य होता है, और इस कारण से ग्राफ नीचे की तरफ न जा करके ऊपर की तरफ ही जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस अपवाद क्यों दर्शाती हैं उसको भी हम इस तरह से वैन डेर वाल्स समीकरण से समझा सकते हैं। Now, next part, which is again important one, that is critical phenomena या क्रांतिक घटना। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गैसियस मॉलिक्यूल, सपोज एक कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट हैं, और उन गैस के अणुओं के बीच में दूरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। डिस्टेंस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, और इस कारण से ईच मॉलिक्यूल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। प्रत्येक अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, फ्री मूवमेंट उनका होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यदि हम इस गैसियस सिस्टम का यदि टेम्परेचर घटाते जाएं, इफ वी गो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम। आयतन का मान कम होगा, पहले इतना था वो इतना हो जाएगा, फिर और घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, फिर और घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब जब हम ताप घटा रहे हैं तो आयतन घट रहा है। आयतन घटने के कारण क्या हुआ? जो गैस के अणुओं के बीच में दूरी, सपोज शुरू में इतनी दूरी पर थे, वो फिर इस दूरी पर आएंगे, फिर इस दूरी पर आएंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैस के अणु एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि उस केस में उनके बीच में आकर्षण बलों का मान, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का मान जो है उससे भी आकर्षण बलों का मान ज्यादा हो जाता है, और गैस के अणु इतने समीप आ जाते हैं कि वो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि if we go on decreasing the temperature of a gaseous system, it finally results in liquefaction of gas. यदि हम किसी गैसीय निकाय का ताप कम करते जाएं, तो ताप कम करते जाने पर अंतिम परिणाम क्या होगा? उस गैस का द्रवीकरण हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है। Now, similar type of effect is observed if we go on increasing the pressure. यदि हम उस गैसीय निकाय का प्रेशर बढ़ाते जाएं, एक्सटर्नल प्रेशर P का मान बढ़ाते जाएं, तो प्रेशर बढ़ाते जाने पर भी आयतन जो है उसका मान घटता जाएगा। तो आयतन का मान घटते घटते यहां पर भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैस के अणु इतने समीप आ जाते हैं, उनके बीच में आकर्षण बलों का मान इतना अधिक हो जाता है कि वो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यहां पर भी परिणाम क्या होगा? इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इट फाइनली रिजल्ट्स इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो या तो हम ताप घटाते जाएं या दाब बढ़ाते जाएं, तो फाइनली उस गैस का लिक्विफिकेशन हो जाता है, द्रवीकरण हो जाता है। परंतु इसमें टेम्परेचर फैक्टर जो है दैट इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। ताप जो कारक है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर ताप या टेम्परेचर का मान ऐसा होता है कि उससे यदि अधिक ताप हो तो हम कितना भी दाब क्यों न लगा दें, उस गैस को हम द्रवित अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। सो द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever pressure is applied to it, that particular temperature is known as critical temperature.
हर एक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है और उस ताप से यदि अधिक ताप है तो हम कितना भी दाब क्यों न लगा दें, उस गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते। तो वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप होने पर उस गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, वह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। The pressure which is required to liquefy a gas at its critical temperature is known as critical pressure. क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जो दाब आवश्यक होता है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। प्रेशर which is required to liquefy a gas at its critical temperature is known as critical pressure. And volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and pressure is known as critical volume. क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वह आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है और ये जो संपूर्ण परिघटना है ये क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना के नाम से जानी जाती है। So it is defined as the characteristic temperature of a gas at which increase in pressure bring in liquefaction of gas, above which no liquefaction occurs although the pressure may be increased manifold. कितना भी दाब क्यों न बढ़ा दें, कितना भी गुणा कर दें उस दाब में, उस ताप से अधिक ताप होने पर उस गैस को द्रवित नहीं कर सकते, तो वो ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 31.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ताप यदि 31.1 डिग्री सेल्सियस तक है तो उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके उच्च दाब पर हम द्रवित कर सकते हैं। परंतु यदि ताप इससे ज्यादा है, 31.2 डिग्री सेल्सियस भी है, तो हम कितना भी प्रेशर उस पर लगा दें उस गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते। तो ये ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। और क्रिटिकल प्रेशर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस को द्रवित करने के लिए जो दाब आवश्यक होता है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट इट्स क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये परिघटना क्या कहलाती है? क्रांतिक घटना कहलाती है। और इस अवस्था में गैस को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था में कहते हैं। इट इज इन क्रिटिकल स्टेट। दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल फिनोमिना। तो ये है क्रांतिक घटना गैसों की क्या होती है, क्रांतिक ताप, दाब और आयतन क्या होता है। अब इस क्रांतिक घटना को एंड्रयू समतापी वक्र के द्वारा किस तरह से समझाया जा सकता है? व्हाट आर एंड्रयू आइसोथर्म्स एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन क्रिटिकल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ दिस एंड्रयू आइसोथर्म्स। और उससे हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स यानी कि पीसी, वीसी और टीसी का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्रिटिकल फिनोमिना को हम एंड्रयू आइसोथर्म्स या एंड्रयू समतापी वक्र से कैसे समझा सकते हैं। तो ये पार्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।